ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा कि डायपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कैसे निकालते हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है, टॉर्क भी कैलकुलेट किया है। अब हमें देखना है कि डायपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स कैसे लिखेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स हमें पता है क्या होता है, जीरो होता है। इसको रट्टा मार लेना, एकदम रट लेना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखा है तो उस पर फोर्स जीरो होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखा है तो उस पर फोर्स नॉन जीरो होता है। तो नॉन जीरो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करें, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना आता है। तो आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेटिव से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो इसमें दो मेथड है। तो जैसे मेथड 1, कभी कभी ये मेथड लगाते हैं, ये मेथड एप्लीकेबल हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो किन केसेस में नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा, और कब ये एप्लीकेबल होगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मेथड 1 क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर डायपोल की पता है तो उसका डेरिवेटिव फोर्स होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी में डायपोल की पता ही होती है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है, -P.E। ठीक है, किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉइंट डायपोल रखा है तो पॉइंट डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स कैसे लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, और माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स ये लिखने का तरीका है। ये हमने कहाँ देखा, 2-3 जगह देख चुके हैं हमने। कहाँ देखा है, एक तो 11th में देखा था हमने। ठीक है, 11th में देखा था। दूसरा हमने अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकाला था। तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी ऐसे ही निकाला था। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें एट द मैक्स कितने वेरिएबल हो सकते हैं। हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ चेंज हो रही है, हो सकता है एक्स वाई दोनों के साथ चेंज हो रही है, हो सकता है एक्स वाई जेड तीनों के साथ चेंज हो रही है। तो अगर एट द मैक्स 3 वेरिएबल हो सकते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो एट द मैक्स फोर्स की वैल्यू ये होती है। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम अगर देखो लिखें तो इसको ऐसा लिखते हैं, सिर्फ जानकारी के लिए, कहीं पर लिखा हो तो आप लिख लें यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, तो यू को बाहर ले लो। यू को बाहर ले लो तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, यू को बाहर ले लिया तो बचा क्या, माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप और साथ पे यू। ठीक है, तो बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको समझना। ठीक है, समझना क्या है, एक एक्सप्रेशन, एक नाम होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन होता है इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, तो कहीं पर लिखा रहा है तो आप ये भी लिख पाओ। तो बेसिकली फोर्स होता है क्या है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यू। तो फोर्स इज माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ यू। खैर, ये जो 2 स्टेप बताया ये तो तुम्हारी जानकारी के लिए कि फोर्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कहीं पर ये टर्म लिखा हुआ तुम्हें दिख जाए तो इस टर्म का मतलब ये होता है, इसका नाम होता है डाइवर्जेंस। तो फोर्स इज डाइवर्जेंस वेक्टर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल है, तो आप कहोगे भाई इसमें वेरिएबल है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्स वाई एंड जेड ऑल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड। ठीक है, तो तीनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसी का डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको लगा देते हैं। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आई कैप लगा दिया, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो जे कैप लगा दिया, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया के कैप लगा दिया। मान लो कहीं ये सिंगल वेरिएबल होता, अगर ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता, लेट सपोज कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए तो फोर्स कैसे लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स अगर सिंगल वेरिएबल होता तो सिंगल वेरिएबल होता है तो डेल लगाने की जरूरत नहीं, सीधे से डी लिख दो। तो लिखते हैं क्या, डी यू बाई डी आर, और जिस चीज़ के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं उसका कैप लगा देते हैं या उसी डायरेक्शन लगा देते हैं। अगर ये एक्स हुआ तो आई कैप लगा देंगे, वाई हुआ तो जे कैप लगा देंगे, जेड हुआ तो के कैप लगा देंगे विथ माइनस साइन। तो ये कब यूज़ करते हैं, ये कब यूज़ करते, दोनों एक ही चीज़ है। अगर मान लीजिए एक ही
एक ही फंक्शन लिखा हो, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ हो, y हो या सिर्फ x हो या सिर्फ z हो, तो एक ही डेरिवेटिव आएगा। और जब एक ही डेरिवेटिव आएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन तब लिखते हैं जब u इज ओनली फंक्शन ऑफ r, u इज ओनली फंक्शन ऑफ r। तो u फंक्शन ऑफ r है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ x y एंड z ऑल, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ r। तो बेसिकली करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद उसमें देखना है कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो वेरिएबल है, दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट करके ऐड कर देंगे, ठीक है। जब जो जिस चीज़ के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो ये हम पहले कर चुके हैं, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करिए, डिफरेंशिएट कर दिए, फोर्स आ गया, खत्म हुआ। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर जीरो आ जाता है। उसका आंसर जीरो आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं फोर्स जीरो हो गया। तो उन एक्सप्रेशंस के लिए या उस सिस्टम के लिए फोर्स को इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? क्या समझ में आया? अगर आपको किसी डायपोल का नेट फोर्स, डायपोल में नेट फोर्स निकालना है तो उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, उसका डेरिवेटिव लिखिए। डेरिवेटिव में हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी में एक वेरिएबल हो तो ऐसा लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो ऐसा लिख देंगे, तो फोर्स आ जाएगी। समझ में आ रही बात? कुछ ऐसा सिस्टम होगा डायपोल का या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगी तो फिर किसका डेरिवेटिव निकालें, तो डेरिवेटिव निकाल नहीं पाएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कहो कौन सा केस ऐसा होगा, आप देखिए यही केस हमने पढ़ा हुआ, इंटरेक्शन एनर्जी निकाली थी। एक डायपोल ऐसा है, एक डायपोल ऐसा है, तो इन दोनों डायपोल का जो सिस्टम है, अगर हम कहें कि भाई इस पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम निकालिए, तो हमने निकाला हुआ है, आप देखिएगा पीछे वाला लेक्चर, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये निकाला हुआ है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर ये P1 का डायपोल है, ये P2 का डायपोल है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो P2 की चूँकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सिस्टम की या P2 की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालें, ठीक है। हम डेरिवेटिव निकाल ही नहीं पाएंगे, डेरिवेटिव निकाल नहीं पाएंगे तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन जीरो। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है कि नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो होगा तो ये मेथड अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर नोट लिख लेते हैं कि मेथड इज एप्लीकेबल, तो ये मेथड जो है एप्लीकेबल है व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज क्या, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन जीरो। तो मेथड इज एप्लीकेबल when potential energy is non-zero। तो अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, डिफरेंशिएट करिए, आंसर आ गया, बस इतना ही करना है, ठीक है। इसमें एक केस ऐसा आएगा या कभी कभी ऐसा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो हो जाएगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो डेरिवेटिव इसका निकाले, तो डेरिवेटिव निकाल नहीं पाएगा, उसके लिए कुछ नया ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव इज मेथड 2। तो मेथड टू थोड़ा सा आप समझना है, इतना मुश्किल नहीं है, और कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं सिखा दूंगा, तो बड़ा आसान है। मेथड 2 में लेट सपोज कि हमारे पास एक डायपोल रखा है। डायपोल की जो लेंथ होती है बहुत ही छोटी होती है, ये आपको पता है, डायपोल की जो लेंथ होती है बहुत ही छोटी होती है। तो लेट सपोज कि एक डायपोल रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कोई डायपोल रखा है इस डायरेक्शन में, ऐसा डायपोल रखा है। डायपोल क्या है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन। तो नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज कॉम्बिनेशन, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि भाई ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है R, ये डायरेक्शन है R, मतलब इस डायरेक्शन में R मेजरमेंट हो रहा है, या फिर ऐसे कह लेते हैं कि इसको एक कह देते हैं कि भाई ये जो पोजीशन है, अगर ये पोजीशन R है और ये पोजीशन है, ये पोजीशन डेल्टा R है या R प्लस डेल्टा R है, ठीक है, R प्लस डेल्टा R है, ठीक है। तो माइनस अगर R पोजीशन है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल प्रेजेंट है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में डायपोल प्रेजेंट है। तो भाई नेगेटिव चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, तो माइनस Q इंटू ई लगेगा,
नेगेटिव चार्ज की पोजीशन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और Q माइनस Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ये लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा प्लस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दोनों फोर्स है, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट है, तभी तो नेट फोर्स आया, अदरवाइज तो वो कैंसिल होकर जीरो हो जाता। तो अगर लिखें फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये पोजीशन है R, तो ये आ गया माइनस Q इंटू ई एट पोजीशन ऑफ R, ठीक है। और डाइपोल किधर रखा है? डाइपोल रखा है R की डायरेक्शन, मतलब जिधर R बढ़ रहा है उधर रखा है। तो अगर फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? तो पॉजिटिव चार्ज पे Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज R प्लस डेल्टा R, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, अगर नेट फोर्स लिखें तो आप कहोगे नेट फोर्स होगा दोनों फोर्स का समीशन, तो F नेगेटिव प्लस F पॉजिटिव, ठीक है, F नेगेटिव प्लस F पॉजिटिव, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो आप कहोगे कि भाई ये Q कॉमन ले लीजिए और E वेक्टर R प्लस डेल्टा R और माइनस ई R, ठीक है। तो हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो जिस डायरेक्शन में डाइपोल रखा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में डाइपोल रखा है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखें, ऊपर नीचे क्या करते हैं, डेल आर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, तो ऊपर नीचे डेल आर से मल्टीप्लाई कर दो, F इज इक्वल टू Q इंटू डेल आर और E इंटू R प्लस डेल आर और R प्लस डेल आर माइनस ई R और डिवाइडेड बाई डेल आर। अब डेल आर, Q इंटू डेल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डेल आर तो दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने बोला है डेल आर। इसका मतलब जो डेल आर है या जो Q इंटू डेल आर है दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये Q इंटू डेल आर इज P, तो इसको लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं P और E R प्लस डेल आर माइनस ई R और डिवाइडेड बाई डेल आर, ठीक है। आपको पता है पॉइंट डाइपोल है, तो पॉइंट डाइपोल के लिए डेल्टा आर इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा आर बहुत छोटा है, तो इसको अगर हम लिखें तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? F की वैल्यू इज इक्वल टू P लिमिट डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो ई R प्लस डेल्टा आर माइनस ई आर और अपॉन डेल्टा आर, ठीक है। कुछ याद आ रहा होगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव है, बेसिकली ये E का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू R। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? फोर्स अगर डाइपोल पे देखेंगे तो फोर्स ऑन डाइपोल इज इक्वल टू P इंटू DE बाई DR, ठीक है। इसका मतलब अगर ये DE बाई DR क्या है? DE बाई DR है जब हम डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में मूव करें तो डेरिवेटिव क्या है? तो E इज डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है? ये है डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेरिवेटिव ऑफ फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ P। तो P की डायरेक्शन में ये डेरिवेटिव निकाला है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, P की डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाला, तो P की डायरेक्शन में देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से ही फोर्स आ रहा है। तो P इंटू डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ P, ये दूसरा मैथड है, ठीक है। अब दोनों मैथड, पहला मैथड तो हमको पहले से ही पता था, दूसरा ये नया मैथड है। अब ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि भाई समझ नहीं आया क्या है, तो जब तक इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे सवालों में तब तक आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो हम इसको अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं ये लिखा क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमारे पास जिसमें हमें फोर्स बताना है डाइपोल पे, तो डाइपोल पे फोर्स बताना है। तो एक पॉइंट चार्ज और एक डाइपोल का सिस्टम और हमें बताना है फोर्स ऑन डाइपोल। तो एक पॉइंट चार्ज और डाइपोल का सिस्टम है, इसमें हम दोनों मेथड अप्लाई करेंगे या फिर और कुछ भी आता है तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है,
एक सिस्टम है जिसमें एक पॉइंट चार्ज, एक क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा है। इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा है, और डायपोल का ओरिएंटेशन बताना जरूरी है क्योंकि ओरिएंटेशन के हिसाब से ही फोर्स रहेगा। तो ये ओरिएंटेशन है, तो p वेक्टर की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा है, क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा है। तो क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा है, ठीक है। ओरिएंटेशन दिया हुआ है, आपको बताना है फाइंड द फोर्स ऑन डायपोल, फाइंड द फोर्स ऑन डायपोल, फाइंड द फोर्स ऑन डायपोल। तो डायपोल पे फोर्स कितना है ये आपको बताना है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। और इस पे जैसे मान लीजिए ये डायपोल क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है। डायपोल एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपको दिख रहा है डायपोल पे फोर्स क्या होगा, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, भाई एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स का अमाउंट ज़्यादा होगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स का जो नेचर, जो अमाउंट होगा वो कम होगा। इसका मतलब ओवरऑल अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, तो डायपोल इधर अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब चार्ज के डायरेक्शन पे डायपोल पे फोर्स रहेगा, ठीक है। निकाला कैसा जाए, निकाला कोई जरूरी नहीं है कि मेथड 1 मेथड 2 है, ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है। हम कह सकते हैं भी एक्शन रिएक्शन से, ये चार्ज पार्टिकल की वजह से डायपोल पे जितना फोर्स लगेगा, डायपोल की वजह से चार्ज पार्टिकल पे उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। डायपोल की वजह से चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। तो डायपोल की वजह से चार्ज पार्टिकल फोर्स निकालना क्यों आसान है, क्योंकि अगर हम कहें कि चार्ज पार्टिकल की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू डायपोल क्या होगी, तो हमें पता है निकालना। तो यही निकाल लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड 1 मेथड 2 अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ क्या, ऑफ क्यू ड्यू टू डायपोल। तो एक डायपोल के लिए हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हमको आता है, ठीक है। हमें पता है फोर्स कैसा लगने वाला है, ठीक है। एक जैसे चार्ज पार्टिकल डायपोल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो डायपोल भी चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए, होगा भी, अभी आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ क्यू ड्यू टू डायपोल। तो एक डायपोल के लिए डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है हमें, ठीक है। क्या क्या देखा हमने, देखा एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है पता है। दूसरा देखा इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ये पता है। तीसरा हमने देखा जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, सब हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप खुद सोचिए इस पी डायपोल के लिए ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो आप कहोगे ये तो इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये जो है डायपोल के एक्सिस पे लाई कर रहा है, और डायपोल के एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू इज एक्सियल पोजीशन फॉर द डायपोल, ठीक है। एक्सियल पोजीशन फॉर द डायपोल, इसका मतलब इस पे जो फील्ड होगा वो फील्ड होगा कितना, यहाँ पर फील्ड होगा 2kp अपॉन आर क्यू, ठीक है। के की वैल्यू तो पता ही के क्या होता है, के इज 1/4πε0, तो बार ये नहीं लिखेंगे। तो 2kp अपॉन आर क्यू, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ डायपोल। अगर डायरेक्शन बताना है तो हमें पता है डायरेक्शन जो होता है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म होता है दैट इज 2k डायपोल मोमेंट वेक्टर अपॉन आर क्यू, ठीक है। ऐसा लिख भी सकते हो। डायरेक्शन के लिए इतना उलझेंगे नहीं, हमें पता है ये कैसा डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, कि ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्या लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ क्यू पता चल गया। तो जब किसी चार्ज की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस चार्ज पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ऑन क्यू इज इक्वल टू 2kp इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यू और इनटू क्या क्यू। तो ये हो गया चार्ज पार्टिकल फोर्स।
जो भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है वो इतने ही अमाउंट का डायपोल पे भी फोर्स होगा, बस अंतर क्या होगा, एक एक्शन है तो एक रिएक्शन है, तो एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा उस डायरेक्शन में। अब ये फोर्स देख रहा है किस डायरेक्शन है, ये फोर्स डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में, और डायपोल मोमेंट वेक्टर किधर है, इधर है, इसका मतलब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे, तो उस पे फोर्स इधर होगा। तो एक्शन रिएक्शन से एफ ऑन डायपोल अगर लिखें तो एफ ऑन डायपोल इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, -2kp/r³। तो इसके लिए कोई मेथड 1 मेथड 2 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल है, अपने आप आ गया, समझ में आ रही बात। लेकिन हम यहाँ पर मेथड 1 और मेथड 2 अप्लाई करके सीखना चाहते हैं कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो लेट सपोज हम कह रहे हैं कि मेथड 1 अप्लाई करते हैं। मेथड 1 क्या है, पहले डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, उसका डेरिवेटिव लिखिए, आंसर आ जाएगा। तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज इक्वल टू -P.E, ठीक है। तो P डायपोल का डायपोल मोमेंट वेक्टर, और E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, पॉइंट चार्ज की है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से डायपोल की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, kq/r²। इसका मतलब इसको हम अगर लिखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन भी ऐसी ही होगी, और इसका अमाउंट हो जाएगा कितना, kq/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो P.E में जो cos थीटा होगा वो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -P/r²। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। ये देख रहा है सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, इसमें एक ही वेरिएबल है r, तो डिफरेंशिएशन भी एक ही के रिस्पेक्ट करना है। तो अगर फोर्स लिखें तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू du/dr, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वहां पर एक वो लगा देते हैं विथ माइनस साइन। तो हमने r के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया है, तो r कैप r कैप से कंफ्यूज हो रहे हो कि r कैप क्या है। r कैप ऑब्वियस सी बात है, इस q चार्ज से r डिस्टेंस देख रहे हैं, तो r कैप की डायरेक्शन यही होगी, यही r कैप है, यही r कैप है, यही p कैप है, जो भी कहो ये r कैप है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव देखते हैं, ये माइनस और देखो ये माइनस, ये हो गया प्लस, और d/dr इंटू p/kq/r², ठीक है, और इंटू r कैप इज ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन, r कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ p कैप, या r कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। यहाँ पर p कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, तो k यहाँ q है, kp/q अपॉन kp/q, और d/dr 1/r² r कैप, ठीक है। 1/r² का डेरिवेटिव, 1/r² का डेरिवेटिव आता है कि नहीं आता है, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r⁻², और n-1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो r²-2, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2/r³। तो -2/r³ यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो गया कितना, -2kp/q/r³ r कैप वेक्टर और p कैप वेक्टर दोनों सेम है, तो चाहे इसको मर्ज करके लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आया, आंसर आया -2kp/q/r³, वही आंसर आया, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया मेथड 1, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसका डेरिवेटिव निकाल। मेथड 2 तो जो सिंपल है वही करोगे, क्यों इतने मेथड पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो एप्लीकेबल नहीं होगा, कभी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो सारे पता होने चाहिए, ठीक है। तो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू de/dr, ठीक है। d/dr क्या है, d/dr है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ p, मतलब इस डायरेक्शन में, p की डायरेक्शन जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो इसको अगर लिखें तो p और de/dr, तो d/dr, और e क्या है, e दिख रहा है kq/r² है, तो kq/r², और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है r कैप, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एक पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो kq/r² इंटू r कैप। जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, तो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, p कांस्टेंट, सब बाहर आ गया, r कैप भी बाहर आ गया, तो kqp यही चीज़ आ रहा है, d/dr 1/r² r कैप।
इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जब यही चीज़ आ रहा है तो आंसर भी यही आ जाएगा -2kpq/r3। ठीक है, तो मेथड 1 और मेथड 2 इस तरीके से अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ठीक है, अब कहो कि क्यों इतने सीख रहे हैं, तो कभी ये आ जाएगा तो बहुत आसानी से बता देंगे, कभी ये नहीं एप्लीकेबल होगा तो इधर जाना पड़ेगा, कभी ये भी नहीं एप्लीकेबल होगा तो इधर जाना पड़ेगा, तो वो आपको सवाल देके समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सपोज कि हमारा जो दूसरा सवाल है उसमें एक पॉइंट चार्ज है और एक डायपोल है, एक पॉइंट चार्ज एक डायपोल है, लेकिन ओरिएंटेशन बदल दी गई, ओरिएंटेशन बदल दी गई। इसका मतलब इस बार जो हमारा चार्ज है उस चार्ज से r डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा तो है, लेकिन पहले जो r कैप की डायरेक्शन में था अब वो r कैप की डायरेक्शन ना होके इधर है, r कैप की डायरेक्शन ना होके इधर है। तो ये है डायपोल मोमेंट, डायपोल के डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, ये है चार्ज q, ये है सेपरेशन r। ठीक है, इसमें डायपोल पर नेट फोर्स क्या होगा इसमें डायपोल पर नेट फोर्स क्या होगा, तो आप कहोगे भाई देखे कौन सा लगा सकते हैं, तो एक पॉइंट चार्ज है और एक डायपोल है, तो एक्शन रिएक्शन से आप कहो कि ऐसा क्यों करें, डायपोल पर नेट फोर्स देखें, हम क्या करें इस चार्ज पे नेट फोर्स देखते हैं और जितना इस चार्ज पे फोर्स लगेगा उतना ही डायपोल पे लगेगा। एक्शन रिएक्शन से अगर इस पे नीचे की ओर लग रहा है तो उस पर ऊपर की ओर लगेगा, मतलब उल्टा होगा। ठीक है, तो इस डायपोल के लिए इसकी पोजीशन जो Q की पोजीशन है उस पे फील्ड क्या हो, तो फील्ड ड्यू टू डायपोल, फील्ड ड्यू टू डायपोल, फील्ड ड्यू टू डायपोल एट पोजीशन ऑफ Q। तो पहले तो डायपोल के लिए हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, पहली बात। दूसरी बात, अब जो हमारा पॉइंट चार्ज है उसकी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू डायपोल देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये पॉइंट चार्ज की पोजीशन है इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड किधर होता है वो पता है। तो ये पॉइंट चार्ज है, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिख रहा है, तो फील्ड कितना होता है, फील्ड होता है kp/r3। ठीक है, फील्ड इज kp/r3, मतलब कि डायपोल मोमेंट वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन फील्ड होता है, इसका मतलब फील्ड इस पे नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंट चार्ज की जो पोजीशन है उस पर फील्ड होगा नीचे की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट पता चल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई, यहाँ पे माइनस होता है तो -kp/r3। तो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अमाउंट पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गई। इस फील्ड में पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इस फील्ड में पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू ऑब्वियसली चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -k/p/r3, ये हमारा आंसर होगा। डायरेक्शन आपको दिख रहा है किधर होगा, नीचे की ओर, तो इस पे फोर्स नीचे की ओर होगा। तो चूंकि पॉइंट चार्ज पे फोर्स पता चल गया तो डायपोल पे भी फोर्स पता चल जाएगा। डायपोल पे फोर्स क्या लिखेंगे एक्शन रिएक्शन से, तो F डायपोल इज इक्वल टू कितना, इसी का जस्ट उल्टा बट सेम मैग्नीट्यूड का, तो kpq/r3। तो ये हमारा डायपोल पे फोर्स हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने Q पॉइंट चार्ज पे फोर्स लग रहा है किधर, नीचे की ओर, और इस पे फोर्स डायपोल पे फोर्स लग रहा है किधर, ऊपर की ओर। डायपोल पे फोर्स लग रहा है किधर, ऊपर की ओर। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी चीज़ को, ये तो बड़ा सिंपल तरीका है, हम क्या करते हैं मेथड 1 और मेथड 2 भी इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा मेथड एप्लीकेबल है कौन सा नहीं है। तो मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 कहता है पहले डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, उसका डेरिवेटिव लिखिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -P.E। लेकिन इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ डायपोल और डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अगर इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी और P ऊपर की ओर है, तो इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया। अब जब पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया तो हम इस मेथड से कर ही नहीं पाएंगे। अब आते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 इज इक्वल टू, फोर्स को कैसे लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू
इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्या है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ पी, इसको डी बाई डी आर नहीं लिखते। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ पी, तो पी की डायरेक्शन तो ये है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका मतलब हमें डी बाई डी आर नहीं लिखना, हमें लिखना है डी ई बाई डी वाई। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर वाई की डायरेक्शन में, तो इस वजह से हमें P इंटू डी ई बाई डी वाई लिखना है। अब थोड़ा ये डी बाई डी वाई कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो हमें कुछ पता नहीं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा पुराना रिकॉल करते हैं, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख लेना, यही आंसर इससे भी आएगा। ठीक है, यही आंसर इससे भी आएगा, इसको हटा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए दो वेक्टर है, दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर में हमने पढ़ा है दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। दो इक्वल अमाउंट वेक्टर है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ही है आर और एक वेक्टर ही है आर, ये पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर इक्वल अमाउंट के हैं, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। ये आर का वेक्टर है, ये आर का वेक्टर है, कुछ एंगल पे इंक्लाइन है। लेट सपोज थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, दोनों वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। ठीक है, मान लीजिए दोनों वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? शायद आपको याद हो, नहीं याद है तो याद होना चाहिए। इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या करते हैं? दोनों के सर को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों के सर को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये होता है रिजल्टेंट बोले तो डिफरेंस ऑफ दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। इसका मतलब ये जो वेक्टर है दैट इज डेल्टा आर वेक्टर, और इस डेल्टा आर वेक्टर का जो अमाउंट होता है, डेल्टा आर वेक्टर का जो अमाउंट होता है दैट इज होता है कितना? 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, बहुत जगह हमने किया है। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी निकालते थे तो ऐसे ही निकालते थे, या फिर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट, तो ये निकालते थे। तो वेक्टर में दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये रिजल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, नहीं याद होना चाहिए। दो इक्वल वेक्टर अगर हमारे पास थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है तो उनका जो डिफरेंस आता है ये आता है 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव चाहिए। तो लेट सपोज हमने वाई डायरेक्शन में ये सब मिटा दे रहे हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं। ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व हो चुका है हमारा सवाल, कोई जरूरी नहीं इसको करने के लिए, लेकिन इस मैथड को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाई डायरेक्शन में हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, तो ये हमने वाई डायरेक्शन मूव किया, तो ये हमारा हो गया डी वाई डायरेक्शन मूव करें। तो वाई डायरेक्शन में अगर मूव करें तो डी वाई और आर में क्या रिलेशन है? लेट सपोज हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया वाई डायरेक्शन में डी थीटा का। ठीक है, और ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ आर है। तो डी वाई आर और डी थीटा में क्या रिलेशन है? तो आप कहोगे पी इंटू डी ई, और डी वाई होना चाहिए क्या? आर टाइम्स डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? देख रहा है आर, ये भी ऑलमोस्ट आर होगा, ये भी ऑलमोस्ट आर होगा। डी वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आर टाइम्स डी थीटा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी होगा इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस जितनी है, पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी उतनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। तो हमें डी ई भी निकालना है, डी ई वेक्टर भी निकालना है। तो डी ई क्या होगा? डी ई इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मतलब फाइनल ये वाला माइनस ये वाला। तो ये वाला माइनस ये वाला तो दिख रहा है, जैसे ये दो वेक्टर का डिफरेंस है, फाइनल ये है माइनस इनिशियल ये है। तो कौन सा वेक्टर है ये? कौन सा लिखा है? ये फाइनल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, इनिशियल ये है। तो यहाँ पर भी फाइनल ये है, इनिशियल ये है। तो ये हमारा डेल्टा ई की डायरेक्शन है, और डेल्टा ई की डायरेक्शन या डी ई की डायरेक्शन ये है, और डी ई का जो अमाउंट है दैट इज इक्वल टू
2 साइन इंटू क्या, 2 साइन इंटू डी थीटा बाई 2। लेकिन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, तो साइन डी थीटा बाई 2 कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज डी थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ई इंटू डी थीटा। डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, तो डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसकी वैल्यू पता चल गई, डी ई की वैल्यू, तो पी इंटू डी ई इज ई इंटू डी थीटा, ई इंटू डी थीटा अपॉन आर इंटू डी थीटा, एंड डायरेक्शन इज अलॉन्ग वाई या अलॉन्ग डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ऊपर की ओर इसको बना दिया। डी थीटा कैंसिल हो गया, डी थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन, आर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और एक आर ये, तो आर क्यू, और डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो दिख रहा है फोर्स डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, के क्यू पी अपॉन आर क्यू। यही पहले भी निकाला था हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेथड 2 अप्लाई करते हैं। अगर आपको डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर पाए तो मेथड 2 आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये तो हमारा हो गया, ठीक है। इसमें एक सवाल है इरोडो का, देखते हैं कि वो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं। तो एक लाइन चार्ज है, एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, और उस इन्फिनाइट लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे डाइपोल रखा है 3 ओरिएंटेशन। तो एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, तो एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो दोनों साइड इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिख देते हैं। और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। इससे आर डिस्टेंस पे हम क्या बनाते हैं, एक पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं ताकि समझ में आए 3D फिगर हमारा। तो ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z, ठीक है। तो इस तरीके से 3 डायपोल है। इस 3 पॉइंट पे या इस 3 डायरेक्शन में 3 डायपोल रखें, और हर एक डायपोल पे फोर्स बताना है। आर डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक डायपोल रखा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक डायपोल रखा है ऐसा। तो एक्स एक्सिस का जो अलोंग डायपोल है उसकी वैल्यू मान लेते हैं, कह देते हैं पी एक्स, कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा रखा है डायपोल अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो डायपोल रखा है उसकी वैल्यू मान लेते हैं पी वाई। और तीसरा रखा है अलोंग जेड एक्सिस, और जो जेड एक्सिस के अलोंग रखा है उसकी वैल्यू मान लेते हैं पी जेड। तो हमें बताना है फोर्स ऑन ईच डायपोल, ठीक है, फोर्स ऑन ईच डायपोल। तो फोर्स ऑन ईच डायपोल, तो फाइंड द फोर्स ऑन ईच डायपोल, फाइंड द फोर्स ऑन ईच डायपोल। तो ये हमारा सवाल है। एक लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट पे डायपोल रखे हैं, 3 डायपोल रखे हैं, ठीक है। आपस में इंटरेक्शन नहीं बताना, हमें बताना है कि फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल, ईच डाइपोल ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज की वजह से हर एक डाइपोल पर कितना फोर्स आएगा। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करते हैं फॉर px, फॉर डाइपोल px, ठीक है। तो देख रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ px है दैट इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ px। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ px अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ px इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या फिर अगर हाँ ठीक है आर ही लिख लेते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ कितना, एट द पोजीशन ऑफ px। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और px की डायरेक्शन दोनों मैच कर रही है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, माइनस ऑफ p डॉट ई, तो माइनस px लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r,
ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी, माइनस ऑफ पी डॉट ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन दोनों मैच कर रही है। समझ में आ रही बात ना? अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर ही होती है ना, इधर लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है, तो रेडियली आउटवर्ड मतलब एक्स डायरेक्शन में होती है और उधर ही डाइपोल मोमेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन है। तो चूंकि दोनों की डायरेक्शन मैच कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया पी एक्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स होता है कितना, माइनस ऑफ डी यू बाई, एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल इज आर, डी आर, और डायरेक्शन होनी चाहिए आर कैप। आर कैप ऑब्वियस सी बात है एक्स डायरेक्शन है, तो ये होना चाहिए माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर और इनटू आई कैप। ठीक है, इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस है, दो माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो क्या हुआ, आ गया डी बाई डी आर और इन ब्रैकेट पी एक्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साथ में आई कैप, इसका माइनस और इसका माइनस प्लस बन गया। ठीक है, इसमें पी एक्स कॉन्स्टेंट है, लैम्डा कॉन्स्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट को करना है आर को, तो पी एक्स यहाँ लिख लेते हैं, पी एक्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी आर 1 बाई आर इंटू क्या आई कैप, और 1 बाई आर का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई आर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा पी एक्स लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस साइन के साथ माइनस आई कैप, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स। तो ये मेथड 1 से निकाल लिया हमने। इस डाइपोल पर फोर्स कितना लगेगा, कौन सा डाइपोल पे, पी एक्स वाले डाइपोल। समझ पा रहे हो, मेथड 2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड 2 से भी चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले इसको एनालिसिस करें इसकी, कि इस डाइपोल पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये डाइपोल इस चार्ज की ओर, इस लाइन चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात होगा, क्योंकि डाइपोल पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो फील्ड है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, फील्ड की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, डिस्टेंस कम है तो फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का, और पॉजिटिव चार्ज पे कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव नेचर का। लेकिन नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका मतलब नेट फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा ये। ठीक है, इसको मेथड 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेथड 2 से करें तो मेथड 2 कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू, आपको डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या लिखे, पी एक्स इंटू डी ई बाई, किस डायरेक्शन में चाहिए, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है एक्स के लॉन्ग। ठीक है, तो एक्स के लॉन्ग या फिर क्या लिख सकते हैं, आर के लॉन्ग, तो डी ई बाई डी आर ही चाहिए, तो P इज इक्वल टू पी एक्स इंटू डी ई बाई डी आर। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, पी एक्स इंटू डी, और ई है, ई लिखा हुआ है, ई अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई की वैल्यू है ई इंटू आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लैम्डा अपॉन कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और साथ में क्या है, आई कैप। लैम्डा बाहर आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डिफरेंशिएट का वही आंसर आ गया, कितना आ गया, माइनस ऑफ पी एक्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, किसके लिए, पी एक्स के लिए। लेट सपोज पी वाई के लिए सॉल्व करते हैं, लेट सपोज पी वाई के लिए सॉल्व करते हैं, तो पी एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, कर लिया हमने। दूसरा सॉल्व करते हैं किसके लिए, पी वाई के लिए, दूसरा सॉल्व करते हैं पी वाई के लिए, तो फॉर डाइपोल पी वाई, फॉर डाइपोल पी वाई, यहां पर जो पी वाई केस में है, जो पी वाई के केस में है, वहां पर पी वाई की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का, डाइपोल मोमेंट पी वाई के केस की बात कर रहे हैं तो अभी सिर्फ पी वाई है, पी एक्स और पी जेड को भूल जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, और इसका मतलब मेथड 1 अब एप्लीकेबल नहीं होगा, तो लगाना क्या है, मेथड 2 लगाना है। तो मेथड 2 कहता है कि डाइपोल मोमेंट की वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव निकालिए। तो मेथड 2 कहता है कि जो फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, P यहाँ पर y इंटू डी ई वाई डी बाई डी वाई। तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज होगा,
वो निकालना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेटिव इस डायरेक्शन में मूवमेंट पे देखना है। तो डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर, तो यहाँ पर देखिए कि इस पॉइंट पर बी फील्ड उतना है, इस पॉइंट पर भी फील्ड उतना है, इस पॉइंट पर भी फील्ड उतना है, इस पॉइंट पर भी फील्ड उतना है। इसका मतलब जब वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा है। क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ से आर डिस्टेंस पे फील्ड देखेंगे तो आर डिस्टेंस पे फील्ड अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी उतना ही होगा, अगर इसके नीचे वाले पॉइंट पे देखेंगे तो भी फील्ड उतना ही होगा, अगर इसके नीचे वाले पॉइंट पे देखेंगे तो भी फील्ड उतना ही होगा, इसके नीचे वाले पॉइंट पे देखेंगे तो भी फील्ड उतना ही होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो ही नहीं रही है। इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं है, इस पर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो दूसरे वाले केस में देख रहा है फॉर डायपोल पी वाई फोर्स ऑन डायपोल पी वाई इज इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। ठीक है, अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस इज फॉर डायपोल पीजेड। तो पीजेड डायपोल के लिए तीसरा केस देखते हैं कि पीजेड डायपोल में फोर्स क्या है। अब भूल जाइए, किसको भूल जाइए, पीएच को भूल जाइए, पीवाई को भूल जाइए, अब सिर्फ याद रखिए किसको, पीजेड को। तो पीजेड के लिए अगर हम लिखे फोर्स तो अगेन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री, और चूंकि 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा 0। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इसका मतलब मेथड 1 नहीं लगा सकते, लगाना क्या है मेथड 2। मेथड 2 कहता है कि फोर्स F इज इक्वल टू कितना, पी जेड इंटू डी ई का डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर किधर है, जेड डायरेक्शन पे, तो डी ई बाई डी जेड निकालना है। ठीक है, डी ई बाई डी जेड निकालना है। ठीक है, अब डी ई बाई डी जेड कैसे निकाले, डी बाई डी जेड नहीं पता हमें। ठीक है, डी ई बाई डी जेड कैसे निकाले, तो डी बाई डी जेड जैसे अभी निकाला था पॉइंट चार्ज के लिए, वैसे ही कह सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ई। ठीक है, डायरेक्शन ये होगी, और ये जो पॉइंट है इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई, डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो जैसे अभी डिफरेंस निकाला था वैसे ही यहाँ पर डी ई और डी जेड निकालेंगे। ठीक है, अगर ये एंगल मान ले, ये एंगल बहुत ही छोटा एंगल है, डायपोल जितना एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा है, तो डी जेड को क्या ले सकते हैं, डी जेड को ले सकते हैं पी जेड इंटू डी ई, और डी जेड को ले सकते हैं डी जेड इज इक्वल टू आर इंटू क्या, डी थीटा, तो आर इंटू डी थीटा। ठीक है, और डी क्या होगा, डी हो जाएगा फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, फाइनल माइनस इनिशियल अभी बनाया था, तो फाइनल वेक्टर ये है, ये फाइनल वेक्टर है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, इनको ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर। तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रही बात, इस पे फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन लगेगा। और डी ई की वैल्यू क्या है, डी ई की वैल्यू अभी निकाला था, डी ई की वैल्यू हो जाएगा कितना, पी जेड इंटू ई थीटा और आर डी थीटा। अभी पॉइंट चार्ज के लिए यही चीज़ किया था, एग्जैक्टली यही चीज़। तो यहाँ पर पी जेड ई थीटा, ई इंटू डी थीटा और आर इंटू डी थीटा। डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग जेड एक्सेस, अलॉन्ग जेड एक्सेस मतलब के क्या, डायरेक्शन कैसे पता चली, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस निकालना है। डायपोल मोमेंट वेक्टर ये है, तो फाइनल ये है माइनस इनिशियल, तो डी थीटा कैंसिल हो गया, और पी जेड और ई इज लैम्डा अपॉन कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर कितना हो गया, आर स्क्वायर के कैप। तो ये हमारा फोर्स होगा। ठीक है, तो तीनों डायपोल पे फोर्स कैसे कैसे लिखेंगे ये आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं दो डायपोल के बीच का इंटरेक्शन कैसे, फोर्स कैसे लिखेंगे। एक डायपोल और दूसरा डायपोल है, दो डायपोल के बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या लिखेंगे। तो दो डायपोल को कितने ओरिएंटेशन पे रखा जा सकता है, तो आप कहोगे 3 तरीके के ओरिएंटेशन पे रखा जा सकता है। ठीक है, तो 1 बाई 1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन 2 डायपोल्स, तो 2 डायपोल्स के बीच का इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन
बिटवीन टू डाइपोल्स। तो दो डाइपोल्स का इंटरेक्शन निकालना है, दोनों आइडियल डाइपोल है, मतलब पॉइंट डाइपोल है। तो केस 1 या एग्जाम्पल 1, लेट सपोज कि डाइपोल हमारा ऐसे रखा हुआ है, एक डाइपोल ये, ठीक है, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये डाइपोल है P1 डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये डाइपोल है P2 डाइपोल मोमेंट वेक्टर, दोनों को ओरिएंटेशन दिया है और दोनों के बीच की सेपरेशन दी है। कैसे निकालना है? मेथड 1 लगाइए चाहे मेथड 2 लगाइए, ठीक है। मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 कहता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, डेरिवेटिव निकाल दीजिए। मेथड 2 कहता है वो भी निकाल सकते हैं, मेथड 2 से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो दिख रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अगर हम इसकी पोजीशन पे फील्ड लिखते हैं, तो यहाँ पर फील्ड लिखते हैं, फील्ड ऑफ P1 एट पोजीशन ऑफ P2, फील्ड ऑफ P1 एट पोजीशन ऑफ P2। तो P1 की वजह से P2 की पोजीशन पे फील्ड लिखना है। तो P1 की वजह से P2 की पोजीशन, अब ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन है या एक्सियल पोजीशन है? तो साफ साफ दिख रहा है ये पोजीशन है एक्सियल पोजीशन। तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी? फील्ड की वैल्यू होगी 2K P1 अपॉन R3, ये फील्ड की वैल्यू होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी, हमको पता है एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो इसका मतलब P2 की पोटेंशियल एनर्जी लिखें, अगर लिखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस P2 और डॉट E, चूंकि दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ 2K P1 P2 बाई R3। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने पहले निकाला हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारा फोर्स देगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी आर, और जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं आर कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो आर कैप लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आर कैप लगा दिया, दिख रहा है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया? d बाई डी आर और साथ में 2K P1 P2 बाई R3 और R कैप, ठीक है। 2K P1 P2 हमारा कांस्टेंट है, तो 2K P1 P2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, और बचा क्या? d बाई डी आर 1 बाई R3 और R कैप। 1 बाई R3 का डिफरेंशिएशन माइनस 3 अपॉन R रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। तो आंसर इज माइनस 6K P1 P2 अपॉन R रेज़ टू पावर 4 R कैप, ठीक है। तो दिख रहा है फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई, फोर्स की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू R कैप। R कैप क्या है? R कैप हमारा ये डायरेक्शन है, R कैप, R ये R है, तो ये डायरेक्शन R कैप। तो फोर्स की डायरेक्शन दिख गई। फोर्स कैसा लग रहा है? आर कैप के ऑपोजिट, मतलब अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। ये दोनों डायपोल एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों डायपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और विद फोर्स 6K P1 P2 बाई R रेज़ पर 4। दो पॉइंट चार्ज है, उनके बीच का फोर्स होता है 1 बाई R स्क्वायर के प्रोपोर्शन या R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन। एक पॉइंट चार्ज एक डायपोल है, उनके बीच का जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R क्यूब। दो डायपोल के बीच का जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R रेज़ टू पावर 4। ये सवाल पूछा जा सकता है कि डायपोल के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो R की किस पावर पर डिपेंडेंट होता है। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स R स्क्वायर 1 बाई R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एक पॉइंट चार्ज एक डायपोल के बीच का फोर्स 1 बाई R क्यूब के प्रोपोर्शनल, और दो डायपोल्स के बीच का फोर्स 1 बाई R रेज़ पर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। ये दिमाग में रखना आपको, ठीक है। इसका उल्टा करने की कोशिश करें, इसका उल्टा करने की कोशिश करें। भाई यहाँ पर अगर ऐसे निकाल सकते हैं तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि P2 की वजह से लिखे फील्ड एट, कैसे भी निकाल सकते हैं, फील्ड ऑफ क्या P2 एट पोजीशन ऑफ P1, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अगर इस पे फोर्स P2 पे फोर्स इधर लग रहा है, अगर P2 पे फोर्स इधर लग रहा है तो P1 पे फोर्स इधर लगना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो इस पे देखते आता है कि नहीं है, सॉल्व करते हैं। तो
P1 की जो पोजीशन है वो P2 के लिए, P1 की पोजीशन अगेन दिस इज एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होता है, एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 2K P2 अपॉन आर क्यू। हाँ वेक्टर है 2K P2 अपॉन आर क्यू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P1 इन द फील्ड ऑफ P2, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए माइनस ऑफ P1 डॉट E, तो P1 डॉट E, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ 2K P1 P2 अपॉन आर क्यू। पोटेंशियल एनर्जी पता है तो इसका डेरिवेटिव लिखा ले, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी आर, माइनस ऑफ du बाई डी आर, और du बाई डी आर और आर कैप, ठीक है, तो माइनस ऑफ du बाई डी आर और आर कैप। तो ये हमारा जो आ गया कितना, du बाई डी आर की वैल्यू लिखें तो सब कुछ सेम है, जो हमारा फील्ड है फील्ड भी सेम है, ठीक है, तो du बाई डी आर भी सेम होगा, तो डिफरेंशिएशन भी सेम होगा। यहाँ पर दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ये है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, अगर निकाले तो ये आ गया माइनस 6K P1 P2 अपॉन R रेज़ टू पावर 4 आर कैप, ठीक है, सब कुछ सेम है। देखो फील्ड वही है, फील्ड वही, ठीक है, फील्ड वही और सब कुछ वही है, तो आंसर भी वही होना चाहिए, तो आंसर ये है, ठीक है। तो अब इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या गड़बड़ है, क्योंकि हमें पता है कि इस हिसाब से तो फोर्स आर कैप की डायरेक्शन में आ रहा था, नेगेटिव आर कैप की डायरेक्शन में आ रहा था, समझ में आ रही बात, इस हिसाब से फोर्स नेगेटिव आर कैप की डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब इस पर भी फोर्स इधर लग रहा है, तो कुछ तो गलत किया आपने, ये वाला एकदम करेक्ट है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो गड़बड़ क्या है, आप देखिए कि हमने एक बार डायरेक्शन आर कैप को इधर असाइन किया, जब आर इधर असाइन किया इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, नेगेटिव आर होगा, इस डायरेक्शन होगा नेगेटिव आर, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स को लिखना चाहिए था हमें प्लस du बाई डी आर कैप, या फिर ऐसा लिखना चाहिए था कि आर कैप को हमने इधर असाइन किया कि यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो आर पॉजिटिव इधर है तो इधर आर क्या होगा, नेगेटिव, समझ में आ रही बात, इधर आर क्या होगा, नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए, इसका मतलब ये प्लस होना चाहिए, तो आंसर इज 6K P1 P2 R रेज़ टू पावर 4 आर कैप। समझ में आ रही बात मेरी, इधर क्या हमने असाइन किया है, इधर हमने असाइन किया है आर कैप डायरेक्शन, तो पहले केस में हमारा आर कैप इधर है तो इधर माइनस आर कैप होगा, ठीक है, इधर माइनस आर कैप होगा, तो जब हम डी आर करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस आर कैप होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस बार जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सॉरी यही यहाँ नहीं, गड़बड़ क्या है कि जो P1 डॉट E है, तो P1 डॉट E में आर कैप को हमने इधर माना है, तो P1 डॉट जो E है, ठीक है, आर कैप को हमने इधर माना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी पोजीशन पे, P1 की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, P2 की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है P2 की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड है P2 की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बात है P2 की डायरेक्शन में, वही है कि आर कैप जो हमारा उस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो इस डायरेक्शन को हमें नेगेटिव मानना चाहिए। इसका मतलब कि जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव आर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव आर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल डी आर खुद में नेगेटिव होगा। जैसे देखिए अगर हम नेगेटिव आर डायरेक्शन मूव करें, अगर हम इधर देख रहे हैं नेगेटिव आर डायरेक्शन मूव करें, तो जैसे नेगेटिव आर है तो ये होगा कितना, माइनस R1, और ये होगा कितना, माइनस R2, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर लिखेंगे तो माइनस R2 और माइनस R1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस R2 प्लस R1,
और ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक डी आर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो नेगेटिव गायब हो जाएगा। तो आंसर इज दिस। ठीक है, तो दो डायपोल, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस फोर्स का फीलिंग होना चाहिए और हमारा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो दो डायपोल अगर इस तरीके से रखे हों तो इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकाल लिया। मान लीजिए दो डायपोल इस ओरिएंटेशन ना रखे हों, दूसरे ओरिएंटेशन में रखे हों, तो दूसरा ओरिएंटेशन कैसा है, तो एग्जाम्पल टू क्या है कि दो डायपोल रखे हैं, लेकिन इस बार एक डायपोल ऐसा रखा हुआ है और एक डायपोल ऐसा रखा हुआ है। दोनों के बीच की सेपरेशन आर है, दोनों के बीच की सेपरेशन आर है। ठीक है, दो डायपोल इस तरीके का। तो हमें बताना है फोर्स ऑन डायपोल। तो ये P2 का डायपोल है, P2 डायपोल मोमेंट, ये P1 डायपोल मोमेंट। अगर आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो आप मेथड 1 अप्लाई नहीं कर सकते, मेथड 2 अप्लाई करना है। तो मेथड 2 में एक तरीका हो सकता है कि भाई इसके पोजीशन पे फोर्स अगर लिखना है तो F इज इक्वल टू क्या लिखना है, P2 इंटू डी ई बाई डी वाई वेक्टर, P2 की डायरेक्शन में डेरिवेटिव। और अगर यहां पर फोर्स लिखना है, मतलब इस पे फोर्स लिखना है, तो इस पे फोर्स लिखेंगे F P1 DE बाई डी आर, F P1 DE बाई डी आर। ठीक है, F P1 DE बाई डी आर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहां पर डी बाई डी वाई निकालना है तो निकाल तो सकते हैं डी बाई डी वाई, बहुत जैसे अभी 2-3 बार निकाल चुके हैं, लेकिन यहां पर जो फील्ड है वो दो डायरेक्शन में होगा। एक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर अगर फील्ड लिखते हैं तो एक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो फील्ड होता है, जैसे इसके लिए अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए फील्ड होता है 2K P1 cos थीटा बाई आर क्यूब, ये फील्ड होगा। और एक इस डायरेक्शन फील्ड होता है और इस डायरेक्शन फील्ड होता है कितना, K P1 sin थीटा बाई आर क्यूब। तो ये फील्ड होता है, आपको पता है एक डायपोल के लिए जनरल पॉइंट और फील्ड है। इसका मतलब जब DE बाई डी वाई निकालेंगे तो दो बार हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ऐसा इसको हटा के इधर निकालते हैं, क्योंकि इधर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो नीचे की हो रही है। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर, क्योंकि P2 डायपोल के लिए जो P1 की पोजीशन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल मोमेंट वेक्टर के ऑपोजिट होता है। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर P2 की वजह से वो नीचे की ओर होगी। बस अंतर ये है कि इधर का जो जितना पास होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट पर क्या होगा, नीचे की ओर होगी। तो यहाँ पर DE बाई डी आर निकालना बड़ा आसान है। तो इस मेथड को हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसको रहने देते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। अगर P2 पे फोर्स चाहिए तो P2 पे फोर्स ना निकाल के P1 पे निकाल लें और एक्शन रिएक्शन से कर देंगे। ठीक है, ये वाला मेथड इसलिए मुश्किल है समझ में आ रही बात, क्योंकि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, तो दो वेक्टर का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसको छोड़ देते, ये देखते हैं यहाँ पर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है। तो ये कितना हो गया, P1 इंटू DE बाई डी आर। तो DE बाई डी आर अगर लिखेंगे तो इसकी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, P1 की पोजीशन पे P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू K इंटू P2 बाई आर क्यूब विथ माइनस साइन। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में P2 के ऑपोजिट होगी, वो पहले ही मैंने बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। अमाउंट अगर लिखें तो कितना लिख देंगे, K P2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और ये माइनस आ गया बाहर, तो माइनस आ गया बाहर। ठीक है, माइनस आ गया बाहर, K P2 आर क्यूब डी बाई डी आर। ठीक है, K P2 आर क्यूब डी बाई डी आर। डायरेक्शन अभी देखते हैं किधर होगा।
तो अगर डायरेक्शन लिखें तो डायरेक्शन देखते किधर होगा, तो इसको अगर लिखे सॉल्व करें, अभी देखते हैं डायरेक्शन किधर होगा। तो ई की वैल्यू इतना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, या फिर ऐसा लिख लेते हैं कि P2 RQ और ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं जो कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ P1 P2 वेक्टर विथ K, ठीक है, माइनस K P1 P2 और D बाई डी आर 1 बाई RQ, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3/r²4, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस K P1 P2 K P1 P2 अपॉन r² इंटू 3। तो ठीक है, ये फोर्स का हमारा फोर्स का अमाउंट और डायरेक्शन होना चाहिए। तो अमाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन एक बार चेक करते हैं। डायरेक्शन एक बार चेक करते हैं। डायपोल ऐसा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और पॉजिटिव चार्ज क्या यहाँ पर है, और फील्ड हर समय पता है जितना इस पॉइंट से पास होगा फील्ड उतना ही ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है उस पे फोर्स का अमाउंट ज़्यादा है, तो इस पे एक फोर्स तो इधर लग रहा होगा, ये होगा F+Q, और एक फोर्स इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तो वो इधर लगेगा F-Q। इसमें F+Q ज़्यादा है कि F-Q ज़्यादा है, तो आपको पता है कि चूंकि पॉजिटिव चार्ज डायपोल के पास है तो +Q पे फोर्स ज़्यादा होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। लेकिन हमारा गलत है, हमारा गलत क्या है, हमारा जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर की हो रही है, P2 वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। आप खुद सोचिए क्या गलती हुई है। अगेन ये गलती हुई है कि अगर हम R को इधर मान रहे हैं, अगर हम R को इधर मान रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ P2, ठीक है। तो P2 की डायरेक्शन में अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो P2 की डायरेक्शन में R क्या है, नेगेटिव होता जा रहा है, समझ में आ रही है। या P2 की डायरेक्शन चलेंगे तो dr की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर माइनस dr होना चाहिए। इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्स का डायरेक्शन आप कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। फोर्स की अमाउंट जो है इससे आ जाएगा, तो ये हमारा ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है, ये भी प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये फोर्स होगा। तो 3K P1 P2 बाई r²4, ठीक है। फिर से एक बार क्यों ये गड़बड़ आया, गड़बड़ इसलिए है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर लिखना है। तो चूंकि r हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं और डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में r क्या है, कम होता जा रहा है, r कम होता जा रहा है, तो dr इटसेल्फ क्या है, नेगेटिव है, तो उसको माइनस dr करके पॉजिटिव बना दिया। तो ये आ गया दो डायपोल के बीच का इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है तीसरा केस ये हो सकता है कि दो डायपोल r डिस्टेंस पर रखे हैं, एक डायपोल ये है और दूसरा डायपोल ये है, ठीक है। फोर्स तो आप कहीं से भी देख के कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फोर्स देखा जाए कैसा लगेगा, तो देखिए इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये P1 का डायपोल है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये P2 का डायपोल है, ठीक है। अगर फोर्स देखा जाए, जैसे P2 पे फोर्स देखने की कोशिश करते हैं तो P2 पर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा फोर्स होगा नेगेटिव चार्ज पे। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे रिपेल करेंगे, तो ये होगा फोर्स नेगेटिव चार्ज पे। तो नेगेटिव चार्ज पर नेट फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फोर्स कम है और ये फोर्स ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज पे नेट फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज पे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स होगा रिपल्शन का ऐसा, और पॉजिटिव चार्ज पे देखा जाए तो एक फोर्स अट्रैक्शन का होगा ऐसा, एक फोर्स अट्रैक्शन का होगा ऐसा। चूंकि रिपल्सिव फोर्स वाले में डिस्टेंस जो है कम है, इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, इसका मतलब रिजल्टेंट ऐसा जाएगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा ऊपर की डायरेक्शन, तो इस पर फोर्स रहेगा ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस पे फोर्स है ऊपर की डायरेक्शन निकाल भी सकते हैं, उस पे ऊपर की डायरेक्शन में, तो इस पे नीचे की डायरेक्शन। तो यहां पर क्या करते हैं, पहले तो निकालते हैं फील्ड एट पोजीशन ऑफ P2 ड्यू टू P1। तो फील्ड एट पोजीशन ऑफ P2 ड्यू टू P1,
तो P1 की वजह से P2 की पोजीशन जो है वो है इक्वेटोरियल पोजीशन, और यहाँ पर फील्ड की वैल्यू होती है माइनस ऑफ K इंटू P1 बाई आर क्यू। ठीक है, फील्ड पता चल गया, फील्ड पता चल गया तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2 डॉट E हो जाएगा। और दिख रहा है कि P2 और E की जो एंगल है, E किधर है, P1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है नीचे की ओर, फोर्स हमने पता कर लिया है। ठीक है, तो P1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो नीचे की ओर है, तो दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो माइनस P डॉट ई में कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, K P1 P2 अपॉन कितना आर क्यू। तो K P1 P2 अपॉन आर क्यू। पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, इसका डेरिवेटिव कहेंगे, फोर्स आ जाएगा, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर और इनटू आर कैप। ठीक है, तो आर कैप की डायरेक्शन में फोर्स है, आर कैप क्या है हमें पता है, आर कैप ये वाले डायरेक्शन है, देखते हैं शायद फोर्स किधर आता है, अभी देखते हैं। तो डी यू बाई डी आर कैप, तो इसका डेरिवेटिव लिखे तो कितना हो जाएगा, K P1 P2 और इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1 बाई आर क्यू, ठीक है, का डेरिवेटिव 1 बाई आर क्यू का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी आर 1 बाई आर क्यू, और डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन है आर कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई K P1 P2 और 1 बाई आर क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 R रेज़ पावर 4 विथ माइनस साइन आर कैप। इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन बनाई थी वो गलत है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ है। इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर से देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक रिपल्शन फोर्स होगा। चूंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमारा क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, इसका मतलब नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। अब इन दोनों का समेशन करेंगे, हाँ सही बात है, इन दोनों का समेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, इन दोनों का समेशन करेंगे तो इसका जो साइन कॉम्पोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉम्पोनेंट ऐड अप हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स लग रहा है आर कैप की डायरेक्शन में। तो यहाँ आर कैप की डायरेक्शन क्यों नहीं आई, हाँ आर कैप की डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये देख रहा है ये माइनस है, यहाँ पर एक माइनस होगा, प्लस, तो आर कैप डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम दो डायपोल्स के बीच का इंटरेक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो जितने भी पॉसिबल सिचुएशंस हैं उन सब के बीच का एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, सेल्फ एनर्जी, किसी सिस्टम की सेल्फ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे।